अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। बड़ी तेज़ी से खबरों का सिलसिला जारी है। एक तो जनाब आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से भी कि इलेक्शन की तैयारियां कैसी जा रही हैं। आज दिन भर कौन किसने कहाँ किससे खिताब किया, रैली निकाली, मिले और क्या कॉर्नर मीटिंग हुई, इस बारे में जो हुकूमत के इकदाम हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जनाब बताएंगे आपको कि कौन इलेक्शन के हंगाम इन हुआ और कौन हुआ आउट। इसके साथ आपको बताएंगे कुछ अदालती मामलात भी। एक धरना जो इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से जारी था वो भी ख़त्म हो गया, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और इसके साथ साथ आपसे एक बहुत ही अहम मीटिंग का अहवाल भी शेयर करेंगे, और ये मीटिंग है बेसिकली जनाब DGISI की। और इस मीटिंग में शामिल थे तलबा भी। तो क्या बातचीत हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके बारे में जानना आपके लिए। तो इस पे भी बात करेंगे जी आज इस व्लॉग में। जहांगीर खान तरीन साहब ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उसकी कुछ वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन क्या उससे बात बनेगी, इस पर भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बता दें कुछ इलेक्शन अपडेट्स। एक तो जनाब बड़ी हैरत अंगेज तौर पर, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर इस किस्म की सिचुएशन आती है और ऐसे इलेक्शन भी हो रहे हैं कि जहाँ पर इलेक्शन डेज में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। यानी इससे बड़ा मजाक इन इलेक्शंस के साथ, सो कॉल्ड इलेक्शंस के साथ नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन के दिनों में दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं। मतलब इलेक्शन होता क्या है? यही तो है जमहूर की आवाज़, कि जमहूर बाहर निकलता है, लोग वोट मांगते हैं, अवामी नुमाइंदों से मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं। यही कुछ तो है इलेक्शन, और क्या है? यही तो फेस्टिविटी है इलेक्शन की। और आप इसी बात पे क्यों क्यों किस तरह से महदूद कर सकते हैं? कैसे कोई कैंपेन करेगा, क्या मैसेज लेके जाएगा? तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी ये खबर जब सामने आई कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और यूं तो जो दफ़ा 144 है उसके तहत फिर जल से जुलूस पर पाबंदियां होती हैं और कोई भी जगह पर इज्तिमा नहीं हो सकता, 4 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। लेकिन बाद में मैंने एक आध माहिर कानून से ये देखा सुना कि बहरहाल ये जो दफ़ा 144 है इसको नाफिज तो किया गया है, लेकिन इसमें एक बारीक वारदात बेसिकली डाली गई है। वो ये कि बेज़ाहिर इसमें ये दिखाया गया है कि जी जल से जुलूस आप कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी फायर आर्म्स या फिर कोई हवाई फायरिंग या इस तरह की कोई चीज़ खलल नहीं डाल सकते, और इस तरह की कुछ पाबंदियां उसमें लगाई गई हैं। और उसके अलावा आप जो है वो फिर अपनी कैंपेन जो है वो जारी रख सकते हैं। बज़ाहिर इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसा है, लेकिन इसके पीछे क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पीछे इसकी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि अगर ये मजमुई तौर पर 144 दफ़ा नाफिज करते तो फिर तो मतलब ये होता कि किसी को भी रैली निकालने की या जलसा करने की इजाज़त नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर तो आपको पता है कि एक प्लेन फील्ड मुहैया किया गया है PMLN को पंजाब में, कि जैसे चाहे वो रैलियां निकाले, जैसे चाहे वो कैंपेन करे, बल्कि उसको पूरा प्रोटोकॉल भी मुहैया है, पूरी सरकारी मशीनरी भी दस्तयाब है। तो बेसिकली ये इस तरह की चीज़ें इसलिए ऐड ऑन की गई हैं ताकि जब PTI वाले कोई रैली निकालने लगे तो इन्हीं की आड़ में बिला वजह की कोई ऐसी निकाल के उसमें से, जिसको कहते हैं ना बहाना निकाल कर कोई इस किस्म का, और उसके तहत उनको उनकी रैली को बंद करवा दिया जाए या उन पर क्रैक डाउन कर दिया जाए। तो ये बेसिकली मकसद है ऐसे, क्योंकि अगर सिंपल ये लगा देंगे कि नहीं निकालनी तो फिर जाहिर है कोई ना कोई जाके चैलेंज करेगा कि भाई देखे PMLN भी निकाल रही है, तो बात बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जी इसको एक कंडीशनल किस्म की इजाज़त दे दी जाए, जिसमें जाहिर है अब कंडीशन तो फिर हर कोई अपने लिहाज से तय कर लेगा, तो वो तो फिर पुलिस वाले तय कर ही लेंगे कि कंडीशन क्या है। कंडीशन सिर्फ एक ही है, बी क्लियर अबाउट इट। कंडीशन सिर्फ ये है कि PTI ने नहीं निकालनी, ना हमने निकालने देनी है, सीधी सीधी बात ये है। तो आज ये हुआ भी कि PMLN की रैली आज निकल रही थी, नवाज शरीफ साहब निकले हुए थे अपने आबाई हलके में, मरियम नवाज साहिबा भी साथ थी। जब लतीफ़ कोसा साहब ने रैली निकालने की कोशिश की तो उनकी रैली को रोक दिया गया, वहाँ पर पुलिस आ गई, उनके घर के बाहर निकलने ही नहीं दिया गया उन्हें। तो ये सारे अरेंजमेंट किए गए। तो बेसिकली इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि आपने PTI ने रैली नहीं निकालनी, बाकी जो जैसे मर्जी कैंपेन करा वो करे। और इसी तरह से टीवी पर उनकी किसी कवरेज को नहीं हम देख रहे, कहीं कोई उनका जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, हालांकि उनके तो कन्वेंशंस भी अच्छे खासे बड़े हो रहे हैं, मतलब बाकी लोगों के जलसों से बड़े उनके कन्वेंशंस हो रहे हैं, लेकिन नहीं आपको टीवी पर नजर आएंगे। टोटल जिसको कहते हैं ना बॉयकॉट वाली सूरत हाल है, टोटल एक
कोई मंजर तक ना जा सके, वो वाला काम है। बल्कि अब तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि टीवी चैनल्स को ये हिदायत की गई है कि आपने उम्मीदवार का नाम भी इस तरह नहीं लेना कि पीटीआई का उम्मीदवार, बल्कि उसको ऐसे शो करना है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार। यानी टोटल जिसको कहते हैं ना ऑब्सलीट कर देते हैं आप, पूरे सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं। तो इस तरह आपने तासुर देना है अपने मेन स्ट्रीम चैनल्स पर कि पीटीआई नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ग्राउंड पर बाकी काम जो है वो आपकी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी संभाल लेगी। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। तो ये बेसिकली अगले आपको 8-10 दिन जो रह गए हैं, बाकी इसमें ये मंजर नज़र आएगा। अब बाकी ठीक है, वो पीटीआई के अपने लोग हैं, वो अपने तौर पर सोशल मीडिया पे कैंपेन करें या फिर डोर टू डोर जा रहे हैं अपने तौर पर, छोटे पैमाने पर वो कुछ ना कुछ बेचारे इधर उधर लगे रहेंगे। लेकिन प्लान ये है, इस वजह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नवाज शरीफ साहब ने इसके बावजूद भी जो रैली निकाली है कि उन्हें तमाम तर प्रोटोकॉल मुहैया था, जो कुछ भी था, वो इंतहाई मायूस कुन रही। सॉरी टू से इनका जो आज शो था बिल्कुल फ्लॉप शो था, और जो इसमें कवरेज करने वाले सहाफ़ी थे वो खुद, आज आप उनकी कवरेज देखें, मैंने भी जो विजुअल्स देखे हैं, बिल्कुल एक फ्लॉप शो था। यानी आप देख सकते हैं कि एक तो बहुत तंगो तारीख गलियों में से गुजर के गए, और स्टिल ये था कि आगे तो कोई गाड़ियाँ थी ही नहीं काफ़िलों में, और पीछे जो कुछ गाड़ियाँ थोड़ी बहुत थी वो वही लोग थे जो उनके साथ घरों से चले थे और वो चलते ही चले आ रहे थे। बाकी मौके पे कहीं कहीं थोड़े बहुत कुछ ना कुछ, कहीं पॉकेट्स में कुछ थोड़े बहुत लोग, लेकिन जनरली एक बिग फ्लॉप शो था। मतलब अगर आप इसके साथ वो विजुअल्स देखें कि जब इमरान खान ज़मान पार्क से निकलकर हाई कोर्ट जाता था तो क्या सूरत हाल थी, तो आपको पता लग जाएगा कि रैली क्या होती है। और आज आप ये रैली देखें जो कि आपने पूरे हलके में अपने रैली निकाली, 36 मकामात पर जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगे थे, जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि शायद मियाँ साहब खिताब भी करें, लेकिन उन्होंने कहीं पर खिताब करने की जहमत नहीं की, कहीं उन्होंने जाके लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की। बस एक दफ़ा वो बाहर ज़रूर निकले, ज़रा हाथ वाथ हिलाया, वो भी मेरा ख्याल है विजुअल्स के लिए, एंड दैट्स इट। कोशिश की गई कि भाई लोगों को ज़रा इकट्ठा करके दिखाया जाए, ऊपर से पैसे वैसे भी फेंके इन्होंने, जैसे हमजा शहबाज की जलसे में किए थे, वही यहाँ पे भी हरकत की कि शायद इसी चक्कर में कुछ लोग जमा हो जाएं। ये भी एक अजीब ट्रेंड है कि भाई पैसे आप बांट रहे हैं, यहाँ कोई बारात भी है जहाँ पे आप जी पैसे ऊपर से बांट रहे हैं, या कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मुजरा चल रहा है कि पैसे बांट रहे हैं। यानी अजीब सूरत हाल है, कोई अजीबो गरीब सा इनका मतलब डिज़ाइन है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या है इलेक्शन डिज़ाइन इनका। तो बहरहाल जी कहीं पे खिताब नहीं हुआ, पता लग रहा है इनको मायूस कुन सूरत हाल अपने हल्के में इनको नज़र आ रही है। हालांकि कल का जो मानसरा का जलसा था वो काफ़ी बेहतर था, लेकिन आज जो अपना हल्का जहाँ से इलेक्शन लड़े हैं मियाँ साहब, वहाँ पर तो पैथेटिक सूरत हाल थी। और जो बहुत सारे लोगों ने खुद भी जाके सर्वे किए ऑन ग्राउंड, मुख्तलिफ एंकर्स ने, तो वो भी यही बताते हैं कि बड़ा मुश्किल है नवाज शरीफ साहब का अपने हल्के से बीवन जीतना। तो ये था जी सारा मामला लाहौर में जो आपको इलेक्शन कैंपेन में नज़र आया। अब जमशेद दस्ती साहब की बात कर लेते हैं, बड़े दिनों से रूपोश थे, वो भी आज निकल आए। उन्होंने भी अपने हल्के में आज एक मीटिंग की या जलसा कह लें जो भी, लेकिन अच्छा खासा जलसा था, और वो अपना अवामी स्टाइल की वजह से लोगों में काफ़ी मकबूल भी हैं। तो अच्छे खासी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद थे, वो भी अब मंजर आम पर आ चुके हैं, और वी होप के वो रहें और उठा ना लिए जाएँ। लेकिन बहरहाल वो भी रूपोश थे काफ़ी अरसे से। आई विल मस्ट से जमशेद दस्ती साहब ने भी काफ़ी वैसे सफ़र किया है, और पिछले दिनों तो बड़ा ही अजीब दुख भरा वाक़या पेश आया इनकी फैमिली के साथ। लेकिन बस हमारे यहाँ इतना कुछ अब हो रहा है कि हम ज़्यादा देर मेरा ख्याल है किसी बात के ऊपर अफसोस भी नहीं कर पाते, और अगला कोई वाक़या हो जाता है और फिर वो बेचारा कहीं पसे पुश्त चला जाता है। बहरहाल जमशेद दस्ती साहब ने भी ये कैंपेन की है। आज हम देख रहे थे सलमान अकरम राजा साहब की कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है, और राजा साहब मुख्तलिफ आज इचरा के बाज़ारों में घूमते रहे, वहाँ पर लोगों से उन्होंने बातचीत की, बड़ा अच्छा रिस्पांस भी उन्हें मिल रहा है। तो पीटीआई के ये जो लोग हैं ये काफ़ी आगे आगे नज़र आ रहे हैं जो कि कैंपेन कर रहे हैं। आज उमैर न्याजी साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट की है जेल अडयाला से बाहर आकर, और उन्होंने कहा है कि खान साहब ने क्लियरली कह दिया है कि जो लोग संडे के दिन बाहर निकल कर कैंपेन नहीं करेंगे, यानी ऑनवर्ड्स, फिर आगे संडे से संडे एंड ऑनवर्ड्स, तो उनसे टिकट वापस ले लिए जाएंगे। तो बेसिकली इमरान खान साहब अब चाह रहे हैं कि एग्रेसिव किस्म की एक कैंपेन की जाए। अब बाकी वैसे भी क्या रह गया, 10 दिन नहीं बाकी रह गए, तो अब एग्रेसिव कैंपेन की जाए। छुपना लुकना ये डरना सब छोड़ दें, जो जिस भी वजह से नहीं सामने आ रहा अब सामने आए और लोगों में जाए और वोट ले और मेहनत करता नजर आए ऑन ग्राउंड। क्योंकि ये बहुत से और भी लोग जो आज़ाद ज़राए हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं
कि PMLN के भी लोग बहरहाल बाहर निकल रहे हैं, अगरचे उनके लिए बहुत सूटेबल हालात नहीं है अवामी तौर पर देखा जाए तो, लेकिन वो निकल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी अच्छी कैंपेन करी है, लेकिन PTI को ज़ाहिर नहीं करने दी जा रही, और सब देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश तो जारी रहनी चाहिए ना, निकलना तो होना चाहिए। फिर उसके बाद ना निकलने दे कोई, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप तो ट्राई करें। आप अगर निकले ही ना ये सोच कर कि हमें निकलने नहीं देंगे, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो अब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर थोड़ा सा सख्त एक मैसेज भिजवाया है। देखते हैं कि संडे के दिन कितने बड़ी तादाद में लोग निकालने में कामयाब होते हैं, PTI के वो तमाम लोग जो अब टिकट होल्डर भी हैं। अब जनाब सनम जावेद साहिबा की बात कर लेते हैं। सनम जावेद जो हैं वो आपको मालूम है कि मरियम नवाज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बड़े दिन कम रह गए हैं, लेकिन स्टिल उन्हें इजाज़त नहीं मिली। जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला उनका मुस्तरद हुआ था, वो सामने जब उसका तहरीरी फैसला आया तो उसमें सिर्फ एक लाइन का जवाब लिखा है कि जी आपकी अपील जो है वो मेरिट पे डिसमिस की जाती है, अल्लाह अल्लाह खैर सला, कोई रीजनिंग तक नहीं दी गई है। तो अब इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए उनके अब्बा जान ने ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ मसाइल हैं। वहाँ पर एक तो मसला आपको पता ही है, अब मैं उस पर नाम लूँगी तो फिर आप कहेंगे कि जी JIT मुझे भी ना बुला ले लेकिन वहाँ पे भी कुछ सुनवाई का फ़ायदा मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ ये कि जो उससे पहले प्रोसीजर की चीज़ें हैं उसमें भी बड़ी रुकावटें हैं कि सिग्नेचर नहीं करवाने दिए जा रहे थे, ये नहीं वो नहीं, तो काफ़ी मसाइल हैं। तो अभी तक वो अपील भी फाइल नहीं कर सकें सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि सनम जावेद मरीम के मुकाबले में उतर सकें, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं। लेकिन सनम जावेद को आज जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया तो वहाँ उनके हस्बैंड से भी इत्तफाकन मुलाकात हो गई। अच्छा, सनम जावेद तो चलिए हैं ही अंदर, लेकिन उनको भी, उनके हस्बैंड को भी बाद में कुछ दिन बाद पकड़ लिया गया था। वो एक प्रोफेसर हैं और ना जाने उनको किस जुर्म में पकड़ा गया है, शायद सनम से यानी शादी होने की वजह से ही पकड़ा गया, पता नहीं। लेकिन बहरहाल उन पर भी शायद 9 मई की केसेस का कुछ इल्ज़ाम है। तो वो अलग जेल में रह रहे हैं। वो अलग जेल में तो आज तकरीबन 7-8 महीने बाद उनकी आपस में कुछ 6.5-7 महीने बाद मुलाकात हुई है। तो इत्तेफाक से जब दोनों मौजूद थे अदालत में, तो हैरत अंगेज़ तौर पर, मतलब मैं बड़ा वाकई सरप्राइज़ हुई कि दोनों ही बड़े जीदार किस्म के लोग निकले और मुस्कुरा रहे थे स्टिल। इतनी दिनों बाद मुलाकात हुई, फ्रेश लगे, हंस खेल रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे और डिटर्मिन्ड नज़र आए, कोई परेशान नज़र नहीं आए। आलिया हमज़ा की भी मैंने आज वीडियो देखी है, वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल थी और बिल्कुल हौसले में थी और कह रही थी कि वो जीतेंगी, और अपना पूरा उन्होंने मैसेज भी दिया। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से भी मैं कल आपको बता चुकी हूँ। तो ये ख़वातीन जो जेलों में हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है। और आज मैं हैरान थी कि सनम जावेद इतने दिनों बाद भी कोई उनमें ऐसा मुझे लर्जिश नज़र नहीं आई या कोई कमज़ोरी दिखाई नहीं दी। तो आगे जी अब आपको बता देते हैं कि जी जो धरना ख़त्म हुआ है, धरना जनाब ख़त्म हुआ है एक मारंग बलोच साहिबा का। बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम जो ये धरना जारी था इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर तकरीबन 1 महीने से, और ये लोग बेचारे अपने लापता अफराद की रिहाई के मुतालबे के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे। सख्त सर्दी और जाड़े में इन्होंने यहाँ पर ये रातें गुजारी, धुंध के मौसम में, और कोशिश की कि इनकी आवाज़ बने। बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन इतना कुछ और हो रहा है मुल्क में, जितना स्ट्रांगली इनकी आवाज़ बनना चाहिए था उतना नहीं बन सके। लेकिन थ्रू आउट जब से ये लोग आए थे, बेचारों के साथ अजीबो गरीब किस्म का सलूक जो रवा रखा गया है, वो भी बड़ा काबिल मुज़म्मत है। कभी कुछ तरीक़ों से, कभी कुछ तरीक़ों से, कभी उनको पकड़ा गया, कभी उठाया गया, कभी भेजने की कोशिश की गई, कभी सामान उठा लिया गया, कभी खाने पीने का सामान रोक दिया गया, कभी इनके ऊपर बाकायदा पुलिस ने धावा बोल दिया। ये सब तमाशे यहाँ पर चलते रहे इन लोगों के साथ, जो कि ऑलरेडी दुखी थे। रही सही कसर मीडिया के लोग पहुंचे थे, वो भी आके इनके, जिसको कहते हैं ना कि इनको मशकूक तरीके से सवाल करते थे ताकि इनको ही किसी तरह मुजरिम साबित कर सकें। तो ये सब भी इनके साथ होता रहा। तो बहरहाल इन दी एंड हुआ ये है कि खुद जो जिन लोगों ने आवाज़ बनना था, वो लोग आवाज़ क्या बनते, वो तो इनके खिलाफ खड़े हो गए। और इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तरफ से ये एक दरख्वास्त दी गई कि जनाब इनके यहाँ पर बैठने से जो है वो काफ़ी मसाइल उनको हो रहे हैं, तो इनको किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए, भेजा जाए यहाँ से। और फिर इसके साथ ही कुछ थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए, जिसमें ये कहा गया कि जी बड़े ख़तरनाक सूरत हाल है, इन लोगों के ऊपर भी अटैक हो सकता है और इनकी वजह से और लोग भी इसमें मारे जा सकते हैं, तो अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें हुई और अल्टीमेटली अब बिहाइंड द सीन भी न जाने क्या क्या ये लोग बेचारे फेस कर रहे होंगे। लेकिन फिर मारंग बलोच जो इस धरने को लीड कर रही थी, उन्होंने ऐलान किया कि वो धरना ख़त्म करने जा रहे हैं और अब वो जुमेरात के रोज़ वापस रवाना हो जाएंगे। जब तक आप देख रहे हो शायद वो रवानगी उनकी शुरू हो चुकी हो।
और जाते हुए जो उर्बारंग बलोच ने अपना मैसेज दिया है वो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर कर दूं। वो कहते हैं कि कल हम इस्लामाबाद से दुख, दर्द, तकलीफ और बलोच दुश्मन रवैयों को लेकर वापस बलोचिस्तान जा रहे हैं। हम अपनी सरजमीन पहुंचकर इस्लामाबाद की कहानियों को बलोचिस्तान के संगलाख पहाड़ों से लेकर नीले समंदर तक पहुंचाएंगे। अब हमारे हौसले और हिम्मत मजीद बुलंद हो चुके हैं और हम अपने ताकतवर हौसलों के साथ इस तहरीक को बलूचिस्तान के घर घर ले जाएंगे। हम अवामी कुव्वत से साम्राज्य निज़ाम को शिकस्त देंगे। और मैं ये जाते हुए सोच रही थी कि इतने दिन से इतना सब कुछ बर्दाश्त करके ये लोग अब खाली हाथ वापस लौट रहे हैं, तो क्या ही मोहब्बत इनके अंदर रह गई होगी अब, और क्या ही सोच लेकर, क्या ही एहसास कमतरी का शिकार होकर अब ये वापस जा रहे होंगे कि हमें क्या मिला है यहाँ पर, हमारी दादरसी किसने की है, क्या रियासत ने हमारे जख्मों पर मरहम रखा, क्या कोई हमें यहाँ पर अपना मिला, या क्या किया गया हमारे साथ। तो अब इनके जख्म जो ये लेके यहाँ आए थे वो पहले से भरे हैं या उनको मज़ीद हमने कुरेद कर मज़ीद उसमें तकलीफ़ भर दी है, ये सोचने की बात है अरबाब इख्तियार के लिए। बहरहाल जी, इसके ऊपर आज नदीम अंजुम साहब ने भी बात की है, DGISI, जिन्होंने आज एक अहम मीटिंग से खिताब किया। और ये मीटिंग थी बेसिकली इनकी स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ एक सेशन था, और ये सेशन तकरीबन 3 घंटे जारी रहा। और इस सेशन में 200 के करीब तलबा भी मौजूद थे और ये लाहौर में अंजाम पजीर हुआ। इससे मुतालिक शाहिद असलम साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उनका ये बताना है कि इस सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल रहा। उसकी वजह ये थी कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब उनसे मुख्तलिफ उमूर के ऊपर सवालात हुए। तो जाहिर है उसमें सियासी मामलात भी शामिल रहे, बल्कि शायद ज़्यादातर हिस्सा सियासी मामलात का हो। तो वो बताते हैं कि इस दौरान उनसे जब वो बैठे हुए थे तो इस दौरान जब इमरान खान का नाम लिया जाता था, जब भी कभी आता था किसी सवाल में या किसी जवाब में, तो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग होती थी, हॉल तालियों से गूंज उठता था और वो ये सब देख रहे थे। कहीं पे ये भी क्लेम हुआ है कि बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे भी लगे उनके सामने और वो खामोशी से सुन रहे थे। जो सवालात की अगर बात करें तो बड़े इंटरेस्टिंग सवालात उनसे पूछे गए। ये भी सवाल पूछा गया कि फ़ौज के 60 से ज़्यादा कारोबार हैं, ये सब क्या है। तो इस पर ज़्यादा उन्होंने वैसे तफसील से बात नहीं की। और सियासतदानों के मामलात के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो सियासतदान है बुनियादी तौर पर ये रात के अंधेरों में आकर जर्नलों के घुटने पकड़ते हैं और ये बहुत हम पे जिम्मेदारियां डाल देते हैं, भल सफाई तक हमसे करवाते हैं और बाद में ये फिर जब पब्लिक में जाते हैं तो सारी जिम्मेदारियां जर्नलों पे डाल रहे होते हैं, सारा बोझ जर्नलों पे डाल रहे होते हैं, अंदर से ये सब कुछ ही है। तो अगेन जो हम भी हमेशा वैसे बात करते ही हैं कि जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को, जहाँ पर हम मुख्तलिफ आमिरों को बुरा भला कहते हैं, तो वहीं पर इन सियासतदानों का भी किरदार है यहाँ तक पहुँचने में। ये कोई दूध के धुले नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं ताकतवरों के हाथों में, जैसे कि इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये अगर कहना कि भाई आप कहें कि जी ये कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो की बात है, तो ये ऐसा ही है। लेकिन बाद में यही लोग, अब ये ख्वाजा आसिफ टाइप लोग बाद में अब बाजवा को बुरा कह रहे हैं, उससे पहले मुशर्रफ भी बुरा था, मतलब सारे इन्होंने अपने हाथ से लगाए हैं। जनरल राहील के बारे में भी इनके ऐसे ही ख्याल आते हैं, वो भी एक्सटेंशन मांगते थे, उनसे भी मसले थे, 2014 का धरना भी उन्होंने कराया था वगैरह वगैरह। तो ये सबको बुरा भला कहते रहे और ये नून लीग की तो खैर खून के अंदर है ना यही चीज़, और ये आगे भी ऐसे ही करेंगे। तो बहरहाल इसके ऊपर उनका जवाब ये था। और आप लोगों की बहादुरी का और उनकी जो विजिलेंस है उसका भी लेवल चेक करें कि जनरल नदीम अंजुम के सामने ये सवाल कर रहे हैं कि हम आपसे खुल के सवाल तो कर रहे हैं, कहीं वीगो डाले तो नहीं आ जाएंगे, अंदाज़ा लगाएं आप। खैर उन्होंने इस पर बात की कि हम भी आपके अपने ही हैं और मैं बिल्कुल पूरी तरह आपके तमाम खुल के सवालात का जवाब दूंगा, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जो चाहे आप सवाल करें। तो उनकी तरफ से भी बड़ेपन का मुजाहरा किया गया, हर तरह के सवाल भी लिया गया। तो बहरहाल ये सेशन हुआ। मेरा ख्याल है कि जो नौजवान है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की यूथ है, उनका जो दिल है ना उसके अंदर जो बसता है, तो अंदाज़ा हुआ होगा यकीनन नदीम अंजुम साहब को कि वो किसके नाम पे दिल उनका ज़्यादा धड़कता है। अच्छी चीज़ ये है कि तमाम अरबाब इख्तियार इस चीज़ को एतराफ़ कर लें, इस चीज़ का एतराफ़ कर लें, इस चीज़ को तस्लीम कर लें कि लोग कहाँ खड़े हैं, आपकी यूथ कहाँ खड़ी है।
क्योंकि यही लोग, अभी ये यूथ जो है, इसी ने आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है, इसी ने आगे पाकिस्तान को लेके चलना है, इन्होंने ही यहाँ पर रहना है, यही इसके वाली वारिस हैं। तो आप ऐसी कोई चीज़ ना करें जो इनको मुतनफ़र कर दे इस मुल्क से, इस मुल्क के इदारों से, इस रियासत से, इस मुल्क की शख्सियात से, इस मुल्क के निज़ाम और सिस्टम से। सिस्टम से तो खैर वो बगावत कर चुके हैं ये यूथ, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये रियलाइजेशन कि इनका ये जो रोमांस है ये टूटता है, तो ये क्या बन के निकलेगा बाद में, ये है रियलाइजेशन जो होनी ज़रूरी है। तो इनको बिल्कुल भी मुतनफ़र नहीं होना चाहिए निज़ाम से, मुल्क के इदारों से, मुल्क की अहम ओहदों से। इनसे मोहब्बत ही करवाएं तो अच्छा है। यही हमने देखा अपने बचपन से आज तक, तो यही हो तो अच्छा है, बजाय इसके कि हम कुछ और ऐसी अनहोनियाँ देख रहे हों जो कि पहले इस मुल्क ने बड़ी देखी हैं और आज तक देख रहा है, भुगत रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।